ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आप सभी का स्वागत है लॉ प्रेप के इस चैनल में। छत्तीसगढ़ के जीके को हम यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक, कंटेंट बाय कंटेंट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ कवर करेंगे और यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर पहला लेक्चर लेके आए। देखिए, कुछ व्यवस्था है उस टाइम पे, सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है जो आपको समझना पड़ेगा। जिस टाइम पे छत्तीसगढ़ का जो रूल है ना, छत्तीसगढ़ का जो बेसिकली डायनेस्टिक रूल है, वो किसी एक रीजन द्वारा नहीं हुआ, एक किंगडम द्वारा नहीं हुआ, किसी एक डायनेस्टी द्वारा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ यानी 36 किले हुआ करते थे, 36 किंगडम्स थे, 36 फीवडम्स थे उस टाइम पे। वो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी। और एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे यहाँ पे जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनको कालचुरीज कहते थे, कालचुरीज। ठीक है, तो कल्चुरीज का प्रभुत्व था एंशिएंट में। कमिंग टू मिडाइवल टाइम्स, मिडाइवल टाइम्स में ये आपको पता है कि छत्तीसगढ़ नेचुरली बंगाल और उड़ीसा के पास में है, तो मुगलों का जो डोमिनेशन था उस रीजन में, बंगाल में, उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपको इस रीजन में भी देखने को मिलता है। और आपको यह भी पता है साथ में कि मराठास जो थे वो मिडाइवल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे महाराष्ट्र में। अब छत्तीसगढ़ की बाउंड्री महाराष्ट्र से भी कनेक्टेड है ना, ये हमने छत्तीसगढ़ के मैप में देखा है। तो नेचुरली अगर मराठास का कोई भी पॉलिटिकल सेटअप वहां बनता था तो आसपास के एरियाज में भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ता था। तो इसीलिए जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो हम पढ़ते हैं मराठास के इन्वेजन से, मराठास के इन्वेजन से। और छत्तीसगढ़ का जो एरिया बेसिकली है वो सदर्न पार्ट में था रतनपुर, हयावंशी डायनेस्टी, और नॉर्दर्न पार्ट के पास में था सांबलपुर। ठीक है, अब सांबलपुर और रतनपुर दोनों गढ़ों में आपस में बनती थी नहीं, तो रतनपुर अपनी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लेके चलते थे, सांबलपुर अपनी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री लेके चलते हैं। और मराठास के बारे में आपको ये बात पता है कि वो कॉन्फेडरेसी थी। कॉन्फेडरेसी का मतलब ये है कि वो मिलिट्री गढ़ थे सारे अलग अलग, जिन्होंने एक ट्रीटी करके खुद को एक आइडेंटिटी, एक पॉलिटिकल यूनिट में कन्वर्ट किया। ठीक है, फॉर ऑब्वियसली जैसे आज के डेट में हम इंटरनेशनल स्टेज पे नेटो को देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, की अपने आप में लोकल यूनिट्स हैं, कंट्रीज हैं, लेकिन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो एक साथ आ जाते हैं। वैसे ही कुछ अलायंस था आपका, क्योंकि किंगडम्स का अलायंस था तो इसको कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, कॉन्फेडरेसी ऑफ मिलिट्री पावर बोला जाता है, राइट। टुगेदर दे रिप्रेजेंटेड द मिलिट्री माइट ऑफ मराठास। एक साथ ये एकजुट होके मराठा की ताकत को दर्शाते थे, लेकिन ये अलग अलग किंगडम्स थे। छत्तीसगढ़ के नजदीक में मराठा की जो कॉन्फेडरेसी है जिसमें आप पढ़ते हैं, होलकर हैं, गायकवाड्स हैं, ठीक है, सिंधियाज हैं, है ना, और भोसलेज हैं। तो भोसले जो थे, जो पूरा भोसले फैमिली थी, वो गवर्न करती थी नागपुर से, महाराष्ट्र में। अब नागपुर को अगर आप देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इक्वी डिस्टेंट पे है, राइट। तो नागपुर का जो मराठा थे, जो भोसलेज थे, उन्होंने डोमिनेशन किया दोनों तरफ। मध्य प्रदेश में भी काफी इंफ्लुएंस किया और आपको वही डोमिनेशन दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में भी किया। सो मच सो कि भोसले परिवार से जो लोग थे उसमें जो नाइट्स थे, ठीक है, तो वो बंगाल तक चले गए थे। सिंधिया और होलकर, जो सिंधियास जो हैं वो ग्वालियर से, ठीक है, और होलकर जो इंदौर से, वो वाराणसी तक कंट्रोल करते हुए चले गए थे। यानी मराठास का जो पूरा ड्रीम था कि पूरा भारत एक करना है, ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी के नेतृत्व में ये जो प्लान बना था उनका, मराठा रूल का, मराठा कंट्रोल का, वो चीज वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उस दौर को हम पढ़ रहे हैं और वहां पे हम छत्तीसगढ़ का पहली बार एक फॉर्मेशन बनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट बन के आता है, एक आइडेंटिटी बन के आता है, लेकिन उस आइडेंटिटी को की नींव जो है, उस पूरे रीजन को एक किंगडम के अंदर किसी ने तो यूनाइट किया होगा, तब जाके वो एक किंगडम एक बन पाया। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां के लोगों की 200-300 साल बाद एक आइडेंटिटी बनी, एक लोकल डिस्टिंक्ट कल्चर बना, जिसको हमने छत्तीसगढ़ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। अच्छा, ये भी देखिए कि छत्तीसगढ़ स्टेट अभी बहुत यू कैन से न्यूली फॉर्म्ड है ना,
छत्तीसगढ़ एक रीजन था, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर एक रीजन हुआ करता था। ठीक है, तो आपने देखा ना सन 2000 में उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, है ना, उसके बाद बिहार और झारखंड, ये सब स्टेट्स। तो इसी तरीके से ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो उत्कल और बंगा यानी उड़ीसा और बंगाल के आसपास का ये प्रांत जो है, जिसको आप छत्तीसगढ़ जानते हैं, बफर ही तो हुआ, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच का बफर एरिया हुआ। बस्तर के प्लाटूस, छोटा नागपुर प्लाटू, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको, छोटा नागपुर प्लाटू नीचे है, बस्तर प्लाटू है, फिर माइकाल रेंज है, महानदी बेसिन है। तो ये जो पूरा एरिया है ये ट्राइबल है, खायर के पेड़ है, साल के पेड़ है, लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं, रबर निकालना, लैक निकालना, ये सारी लोकल प्लांटेशंस जानते हैं, और ये पूरा एरिया इस तरीके से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे मराठास का इन्वेजन स्टार्ट होता है। तो मराठास जो छत्तीसगढ़ में रूल करते हैं, पहले वो इनडायरेक्टली रूल करते हैं, फिर वो डायरेक्टली रूल करते हैं। फिर मराठास के जाने के बाद कौन आ गए? ब्रिटिशर्स आ गए। मराठास ने किसको वहां पे चुनौती दी? मुगलों को चुनौती दी, मुगलों को चुनौती दी। तो मराठास जो मुगलों के साथ या लोकल लीडर्स के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसको किसने लिखा? तो ब्रिटिश जो एजेंट्स थे उस टाइम पे, नॉट एजेंट्स बट ब्रिटिश ऑफिसर्स अंडर द सर्विस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बंगाल, they were keeping a viewpoint, they were keeping a perspective, they were keeping a note of what is the political development right now taking place in this region. ठीक है, वो इस चीज पे नजर गड़ा के चल रहे थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या। तो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है, वहां से हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है। ऑल दैट वी नो अबाउट छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द 17th and the 18th century are either from British accounts, or we know it from local folk tales. ठीक है, तो जो भी लेटर्स लिखे गए वो सब हमें पता चलता है, जो कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है। अब आप यहां पे जिनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये है बिंबा जी की फोटोग्राफ। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है बिंबा जी को, एंड ही वाज द राजा ऑफ नागपुर, भोसले। ठीक है, मराठा थे। तो हम इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और यहां पे एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जहां पे हम मराठा कंट्रोल को पहले देख रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के कई फेजेस हैं, इस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में ये पहला फेज है जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे अपने लेक्चर को फॉरवर्ड ले जाएंगे, और आपको पहले हम दिखाएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे आप देख सकते हैं कालाचूरी का किंगडम है, इसमें आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला इलाका जो है वो दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे नीचे की तरफ ये चालुक्यास है, चालुक्यास ऑफ बादामी। तो इन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटका पे रूल कर रखा है। इस साइड आप चोलास देखेंगे, होयसालास, पांड्यास देखेंगे। बाद में आपको यहाँ पे चेरास भी दिखाई देते हैं, पांड्यास, चेरास, चोलास, होयसालास। चालुक्यास के बाद आपको राष्ट्रकूटास दिखाई देते हैं, राष्ट्रकूटा ने ये वाला एरिया लिया था। फिर परमार्स, गुर्जरा प्रतिहारास, चाहमनास बेसिकली वो किंगडम है जहां से चौहान राजपूत निकले हैं। गुर्जरा प्रतिहारा से परिहार लोग निकले हैं। परामार जो है, परामर ठाकुर जो है वो वहां से निकले हैं। चंडेल जो है, चंडेलास, चंडेल ठाकुर यहां से निकले, चंडेलास से निकले हैं। गढ़वाल, पालास बंगाल में होते थे, कमरूप और आसाम वाले इलाके में होते थे। ठीक है, और फिर ये तोमर्स, तो तोमरस और तोमर्स जो है बेसिकली इट्स नॉट तोमरस, इट्स तोमर्स। तो तोमर दिल्ली को रूल करते थे। बाद में आपने देखा कि तोमर जो राजपूत हैं वो आपको दिखाई देंगे, ग्वालियर के आसपास में काफी ज्यादा तोमर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा आपका बेसिकली 5th, 6th, 7th सेंचुरी का जो पॉलिटिकल सेटअप है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं आज एक कम्युनिटी की विचारधारा, एक कम्युनिटी की तरह देखा जाता है। कास्ट में फॉर्मलाइज हुआ, एक तरह की लोकल आइडेंटिटी बनी। अब डिफरेंट हिस्टोरियंस इसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे, बट जो आमतौर पे एक जनरल लेमैन का ओपिनियन है, आई एम नॉट एन हिस्ट्री टीचर, आई एम नॉट एन हिस्ट्री एक्सपर्ट, आई हैव नॉट डन PhD इन हिस्ट्री, सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट एज एन एक्सपर्ट, बट आई एम गोइंग टू कॉमेंट ऑन दीज थिंग्स एज एन ऑब्जर्वर कि हाँ ये सारी चीजें एक्चुअली में हमें देखने को मिलती है। अभी फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन द कालाचूरी वाला रीजन विच ऑब्वियसली इज अराउंड महानदी का बेसिन। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी के बीच का बेसिन है। अच्छा, उस टाइम पे जो भी किंगडम होता था वहां पे नदियों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा रहता था, तो जो किंगडम्स बनते भी थे वो नदी के अराउंड ही बनते थे, है ना। तो उसके बाद जब आप मराठा कॉन्फेडरेसी पे आते हैं, व्हेन यू एग्जैक्टली कम टू द 17th सेंचुरी टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे 1760 में रॉबर्ट क्लाइव जब थे, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो उस टाइम पे इंडिया का एक मैप पब्लिश हुआ था। नाउ फ्रॉम दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए
लॉन्गमैन, ग्रीन एंड कंपनी, लंदन, न्यूयॉर्क एंड बॉम्बे। तो लॉन्गमैन ने ये मैप पब्लिश किया था। लुक एट द वे ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फंक्शन। किसी भी जगह के आपको एंशिएंट इंडिया पे इस तरह के डिटेल्ड टोपोग्राफिकल मैप्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था मैप मेकिंग का। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इट्स ओनली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज नॉट कंक्लूसिव। दिस इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। 1760 में अंग्रेजों ने भारत का एक नक्शा बनाया था, राइट? अब उसमें आप जरा देखिए कि आपको क्या पॉलिटिकल सेटअप दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमें समझने वाली बात है कि इसमें कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है। अब आप कोई भी ये क्लेम नहीं करेगा कि ये जम्मू कश्मीर हमने प्रॉपर नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है? ये 1760 का मैप है इंडिया का, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। वापस से मैं दोहरा रहा हूं, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो मैप बनाया था ब्रिटिश इंडिया ने, ये वो मैप है। इसमें आपको दिखाई देगा कि बीच में आप देखिए मालवा, ये क्या आपको दिखा रहा है? ये पूरा जो येलो वाला रूल है, ये मराठा स्टेट्स दिखा रहा है। Now look at the states, Maratha states, they actually had reached the banks of river Satluj. सतलज नदी के किनारे आ चुके हैं। राजस्थान का लूनी नदी के ऊपर वाला पूरा इलाका जो है वो उन्होंने एक तरीके से अपने अंदर ले लिया है। राजपुताना मराठा स्टेट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है? इसके बाद विंध्या सतपुरा रेंजेस के बीच का नर्मदा घाटी का, नर्मदा का नाम देखिए, यहां नर्मदा नहीं लिखा है, यहां लिखा है रिवर नेरबुद्दा। तो नेरबुद्दा जो है, ठीक है, वो भी मराठा के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद आपको दिखाई देगा, और नीचे का आपको आंध्र प्रदेश का बीजापुर वाला इलाका जो है वो यहां पे आपको दिखाई देगा, राइट? ये वाला इलाका आपको उड़ीसा दिखाई देगा, और इधर ही है बेसिकली छत्तीसगढ़। ये महानदी जो यहां घूम रही है, ये इलाका क्या है? छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ इलाके के नजदीक में सबसे बड़ा जो शहर है वो है नागपुर, और नीचे का जो एरिया है उसको कहते हैं बेरार, बेरार का एरिया। सो बेरार वर बेसिकली अ बाउंड्री बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र इन दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट? फिर ये जब आप इस पर्टिकुलर मैप को समझते हैं तो आप समझते हैं कि हम किस रीजन पे फोकस कर रहे हैं। हम नागपुर वाले रीजन के साइड वाले एरिया को फोकस कर रहे हैं, और इस टाइम पे मराठास हैं 1760 के टाइम पे। ऊपर आपको दिखाई देगा सिंध मुल्तान वाला इलाका है जो आज पाकिस्तान है, राइट? इधर आपको लखनऊ के नवाब का इलाका दिखाई देगा, इधर बंगाल के नवाब का इलाका दिखाई देगा। मुगल्स अपने डिक्लाइन पे हैं इस टाइम पे। मुगल साम्राज्य जो है वो कम हो रहा है, और मराठाओं का कंट्रोल जो है, प्रभुत्व जो है, डोमिनेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब मराठास एक्सपैंड कर रहे थे, इसी टाइम पे 1757 में बैटल ऑफ पलाशी हुआ था, यहां पे आप देख सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को फॉर्मली यहां पे स्टैब्लिश किया। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मराठास के साथ, जिसको आप एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो एंग्लो मराठा वॉर वाज द फर्स्ट नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपेंड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास। नीचे आपको दिखाई देगा मैसूर वाला इलाका, जिसमें आप हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम देखते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे काफी टाइम तक। तो यहां पे आपको पता है कि फ्रेंच भी आके अपना डोमिनेशन बढ़ा रहे थे। तो कभी कभी क्या हुआ है, मराठाओं ने मैसूर को हराने के लिए ब्रिटिशर्स का साथ दिया, कभी कभी ब्रिटिशर्स ने मैसूर के साथ मिलकर मराठास को पराजित करने के लिए साजिश करी। अब अगर मराठास ब्रिटिश का साथ लेते थे, सपोर्ट लेते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर एक्सपर्ट इन नेवल वॉरफेयर, Britishers were expert in cannons, Britishers were expert in military planning. Marathas were also experts, but Marathas were largely known for their wolf warrior tactics. Sometimes they were also called, they were so strong in guerrilla warfares. If you will look into Marathas history, तो they were very good with, मतलब मराठा किंगडम को जीतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी के अंदर आने ही नहीं देंगे। मराठा का जो फोर्ट प्लानिंग है, वन ऑफ द ये एक तरीके का हिस्टोरिकल मार्वल्स है ना? जो जिस तरीके के किले बनाए उन्होंने, जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बनाए, तो दे वर वेरी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। मराठास वर वेरी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, वेरी गुड एट वॉरफेयर। बट एक सिस्टमैटिक प्लान तरीके से कैसे किया जाता है चीजों को, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ब्रिटिशर्स। हर एक छोटे से छोटे कदम के पीछे एक थॉट प्रोसेस रहता था। तो जब जब मराठा ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, तब तक मराठास के राइवल्स फ्रेंच का साथ देते थे, या फ्रेंच उनका साथ देते थे। So all of this you see because of the way the entire powers were concentrated in different areas. So you cannot see, I'll tell you something, you cannot actually separate geography from history.
अगर आप कभी भी कोई किंगडम को पढ़ते हैं, किसी भी रीजन को पढ़ते हैं, किसी भी डायनेस्टी को पढ़ते हैं, तो आप बिना मैप के नहीं समझ सकते। आपको कनेक्शन ही नहीं होगा कि ये अटैक क्यों हो रहा है, कहां से आ गए, है ना। अटैक्स तभी होते हैं जब आप उनकी पेरीफेरी पे हो। अब देखिए यहां पे क्या हम सोच सकते हैं कि मैसूर कभी भी बंगाल पे अटैक करेगा, या फॉर दैट मैटर मैसूर कभी भी आपको कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई देगा मालवा के साथ। तो मैसूर का लोकेशन ही नहीं पता है, अगर अपने को किंगडम ही का लोकेशन नहीं पता है कि उसके पेरीफेरी में कौन कौन किंगडम्स थे, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं समझ में आते। इसीलिए मैं आपको मराठा का ये 1760 का मैप इंटेंशनली दिखा रहा हूं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन मराठास देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर स्ट्रॉन्ग। औरंगाबाद, सतारा, बीजापुर, कोल्हापुर, नागपुर, सूरत, बड़ौदा, राइट। इस रीजन में आपको पूरा मराठा का स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो अजमेर, ग्वालियर एंड मीरठ यहां पे आपको दिखाई देगा, एंड फिर हरियाणा में पानीपत। तो ये जो गढ़ है ये मराठास का गढ़ है और ये पेरीफेरी है, ठीक है। तो उसी गढ़ के अंदर एक एरिया है जिसको कहते हैं नागपुर। अब मराठा कॉन्फेडरेंसी का डिवीजन हम समझ लें थोड़ा सा। तो जो स्ट्रक्चर है मराठा कॉन्फेडरेसी की 4 राजाओं के अंडर थी, जिनके लीडर होंगे लीडर्स ऑफ द पेशवा एट पूना। तो पूना में पॉलिटिकल कैपिटल। 1721 से 1818 के बीच में मराठा कॉन्फेडरेसी अपनी चरम सीमा पे थी, एकदम एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्ट्री है यहां पे। तो हम समझिए राजा ऑफ ग्वालियर जहां पे सिंधिया परिवार था, राजा ऑफ बड़ौदा जहां पे गायकवाड़ थे, राजा ऑफ इंदौर जहां पे होलकर थे, और राजा ऑफ नागपुर जहां पे भोसले थे, इन ऑर्डर ऑफ टेरिटरी एंड जुरिस्डिक्शन दैट दे होल्ड। वाइल द पेशवाज डोमिनियन जो कि पुणे से थे included the territories that later became the Bombay province and central provinces. So this was the nature of Maratha confederacy at this particular juncture, and we are talking basically Marathas history is from 1721 till 1818, and we are right now focusing around 1730s and 1740s. छत्तीसगढ़ 1721 के 20 साल बाद 41-41 के आसपास का टाइम पीरियड हम चेक करेंगे। ये क्लियर हो जाने के बाद आप एग्जैक्टली वो मैप देखिए जहां पे आपको वो किंगडम बता रहा है जिसको मराठास ने वन ओवर किया था, ठीक है। तो वी आर गोइंग अ लिटिल बिफोर 1721, थोड़ा सा 1721 के पहले हम जा रहे हैं, जहां पे आपको मराठा एम्पायर उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई देगा। आप पाएंगे मराठा एम्पायर को इस साइड पे। एंड नाउ दिस इज नॉट एन ऑफिशियल मैप, सो इट इज नॉट फॉर स्केलिंग पर्पसेस, इट इज नॉट एन ऑफिशियल अकाउंट, बट मराठा एम्पायर को आप सिर्फ पुणे, रायगढ़, शिवनेरी और सतारा और कोल्हापुर वाले इलाके में पाएंगे। आप देख सकते हैं ये, और ऊपर है नॉर्दर्न मोस्ट पे नासिक है, दिख रहा होगा आपको, राइट। इसके बाद आपको बीजापुर का सल्तनत दिखाई देता है, उसके ऊपर आपको मुगल एम्पायर दिखाई देता है, अहमदनगर, लटोर, बिदार, औरंगाबाद, यहां पे आपको ग्वालियर जो है, बुरहानपुर जो है, सब मुगलों के अंदर आ चुका है। यहां पे एक बहुत बड़ी सल्तनत है गोलकोंडा सल्तनत, उसके अंदर हैदराबाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। छोटे मोटे है जहां पे आपको नायकास दिखाई देंगे, रायदुर्ग दिखाई देंगे और चित्रदुर्ग। तो रायकास ऑफ रायदुर्ग, चित्रदुर्ग और हांडे, ये हिस्ट्री है यहाँ पे बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में, ठीक है। तारीकेरे के नायकास हैं। नीचे देखिए मैसूर किंगडम की बाउंड्री, आपने देखा होगा कि मराठास के टाइम पे मैसूर भी बड़ा हो गया था, अभी या मराठास भी छोटे छोटे हैं और मैसूर भी छोटा सा एरिया है, और बहुत सारे रीजनल किंगडम्स हैं छोटे मोटे। आपको इस जगह पे लेके जाना है, तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पास देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ के पास रतनपुरा में एक हयवंशी किंगडम है, दूसरा भाग रतनपुरा का रायपुर में है, फिर चंद्र डायनेस्टी है, कनकड़, ये कनकड़ एरिया वही है बस्तर वाला इलाका, फिर आपको बस्तर का किंगडम अलग दिखाई देगा और दक्षिण बस्तर अलग दिखाई देगा। और उड़ीसा साइड पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक जयपुर किंगडम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अभी हिस्ट्री में जब आप छत्तीसगढ़ की पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा जयपुर के राजा ने हयवंशियों का साथ नहीं दिया। तो आप सोचेंगे राजस्थान का जयपुर है, ये वो जयपुर नहीं है, ये उस टाइम का जयपुर है जो उत्कल कोस्ट पे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास में था, समझ सकते हैं आप। तो ये जयपुर है, और कौन सी ट्राइब का इलाका दिखा रहे हैं, गोंडी ट्राइब्स, यानी गोंड ट्राइब। तो ये देखिए गोंड ट्राइब किसी के अंडर नहीं है, हयवंशी किंगडम के अंदर भी नहीं है, चंद्रा डायनेस्टी के अंदर भी नहीं है, बस्तर किंगडम के अंदर भी नहीं है, दक्षिण बस्तर के अंदर भी नहीं है, ये प्रांत अलग है, समझ गए। अब मान लो अगर आप एक राजा हो और आपको बोला जाए कि आपको इस एरिया पे अपना गढ़ स्टैब्लिश करना है, तो आप गोंड ट्राइब पे अटैक करके तो रूल नहीं करोगे,
आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड किंगडम्स और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को क्या करोगे, घुटने टिकवाओगे। उस टाइम पे सरेंडर करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता था कि अपनी पगड़ी जो होती थी राजा सामने वाले के कदमों में रख देता था और उसका जो शासन है अपने शासन को उसके आगे वो कर देता था, सरेंडर कर देता था। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के जो राजा थे उस टाइम पे, छत्तीसगढ़ के राजा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं रतनपुर के जो राजा थे, हयावंशी डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने अपनी पगड़ी रख दी थी मराठास के सामने। मराठास में बड़ा एक चैवेलियर था उस टाइम पे कि 40,000 घोड़सवार, 40,000 कैवलरी मैन रेडेड इनसाइड द किंगडम ऑफ छत्तीसगढ़ और रतनपुर, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट देम। तो क्या किया, किसी तरीके से रतनपुर के राजा ने किसी भी तरीके का कोई डिफेंस नहीं, कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं भेजा। ही वेटेड कि वो फोर्ट तक कब आएंगे। एक्चुअली वो बहुत दुखी थे, जो रघुनाथ जी वो दुखी भी थे, एजेड भी थे, 60 साल के ऊपर की आयु भी हो चुकी थी उनकी अब, और उनका जो इकलौता बेटा था शायद उसकी डेथ भी हो गई थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं देते थे। तो उन्होंने किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं शो किया। फिर उन्होंने अपने जो किले के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए। ऐसा ब्रिटिशर्स ने अपने अकाउंट में लिखा है कि किस तरीके से मराठास ने रतनपुर को सबमिशन पे लेके आए। तो उन्होंने अपने किले बंद कर दिए, किले के दरवाजे बंद कर दिए, और किले के दरवाजे बंद कर दिए तो मराठास के पास बड़े बड़े तोप के गोले थे, उन्होंने किले के दरवाजे उड़ा दिए, किले की बहुत सारी दीवारें गिरा दी। उसके बाद जो रानी थी, ठीक है, रघुनाथ जी की जो रानी थी, उनमें से जो रानी साहिबा ने जाके एक सफेद रंग का झंडा लहराया था रतनपुर के किले पे, जिसके बाद सबमिशन हो गया था, संधि हो गई और मान लिया गया कि अब नागपुर से रतनपुर का शासन किया जाएगा। नागपुर में वो पावर जो है वो ले ली गई। तो ये पीरियड स्टार्ट होता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल सेटअप जो है वो बनता है, और फिर जैसे जैसे मराठा स्ट्रांग होते गए, छत्तीसगढ़ भी कंसोलिडेट होता गया। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, नाउ नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस दिस बैकड्रॉप। ये हमारी समझ के लिए जरूरी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन के लिए, मैप वर्क को समझना और थोड़ा बहुत स्टोरी। अब देखिए कहानियां बहुत होती हैं हिस्ट्री में, हम कहानी नहीं सुनाने बैठे, एक हल्की सी इंसाइट दी है आपको कि क्या सेटअप था, जिससे आप रिलेट कर पाए कि भाई छत्तीसगढ़ वॉज नॉट ऑलवेज छत्तीसगढ़। Chhattisgarh was also divided into separate kingdoms. Now with this coming of the Marathas, this is the photograph, like I tell you, he is of Raghuji. He was a Maratha general of Bhosle clan who established the Nagpur kingdom during the reign of Chhatrapati Shivaji. ठीक है, रघुजी। और इन्हीं से रिलेटेड है फिर बिंबाजी भी। बिंबाजी जो नागपुर को वो कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो अब फैक्ट मैं आपको बताता हूं। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ बिगिंस विथ द मराठा इन्वेजन। कल्चुरीज के डिक्लाइन के बाद मराठास को वहां पे जगह मिलती है। 1741 से लेके 1854 के बीच में, जैसे आपने देखा ना, मराठा कॉन्फेडरेसी कब तक रही, 1721 से लेकर 1818 के बीच में। लेकिन मराठास का जो कंट्रोल है, दैट इज नागपुर का कंट्रोल जो छत्तीसगढ़ वाले इलाके में रहा, दैट इज फ्रॉम 1741 टिल 1854। उन्होंने कल्चुरीज की रतनपुर में जो कल्चुरी के जो फैमिली लीनियज था उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म किया। रघुजी रूल्ड इनडायरेक्टली द रीजन ऑफ रतनपुर, और उनके बेटे बिंबाजी भोसले ने डायरेक्ट रूल्स स्टैब्लिश किया। तो रघुजी ने मिलिट्री इन्वेडर भेजा जिसने वो पर्टिकुलर जगह कंट्रोल करी, रतनपुर के राजा को सबमिशन करवाया, और रतनपुर के राजा ने कोई अपोजिशन नहीं दिया। तो वो थे रघुजीवन। ठीक है, रघुजीवन। रघु जी के बाद जब उनके बेटे जी आए, बिंबाजी भोसले साहब आए, तब उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल किया। ठीक है, एंड पीपल आर वेरी वेरी सेंटिमेंटल अबाउट द रूल्स ऑफ दीज किंगडम्स, दे रिप्रेजेंट देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग। आई टोटली सेकेंड दैट, आई टोटली रेस्पेक्ट दैट फीलिंग। तो अगर मान लीजिए लेक्चर के दौरान मेरे से कुछ नाम में मैं श्री ना लगाऊं, जी ना लगाऊं, तो आप ये समझिएगा कि मैं आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आत्मीयता के भावना से हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपके कोई रीजनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हो तो काइंडली एक्सक्यूज मी। अगर कोई बहुत बुरी लग जाए तो एक लिख देना उस बात को, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन आप मान के चलिएगा कि वो अनइंटेंशनल ही होगा।
मैं आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री बताना चाहता हूं, क्योंकि भाई जुडिशरी के स्टूडेंट्स इतिहास सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहते हैं जहां से उनके सवाल एग्जाम के क्वेश्चंस आंसर हो जाएं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ऐसे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, इसलिए बस थोड़ी कहानी बताई है। तो रघुजी रूल्ड इनडायरेक्टली इन द रीजन ऑफ रतनपुर एंड बिंबाजी रूल्ड डायरेक्टली। मराठास रूल को हम इसीलिए दो भाग में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल, ठीक है। 1741 से लेकर 1854 के बीच की कहानी दो भागों में डिवाइडेड है, डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल। तो पहले क्या था इनडायरेक्ट, बाद में क्या आया डायरेक्ट रूल। 1744 देखिए भास्कर पंत जी का नाम याद रखिएगा। भास्कर पंत साहब ही वही कमांडर हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पर बहुत अच्छे मिलिट्री माइट था, मिलिट्री जो वैलर था इनके अंदर बहुत ज्यादा था, तो घोड़ा लेके दौड़ जाते थे, बंगाल तक चले गए थे भास्कर पंत साहब, ठीक है। तो मराठास के भेजे गए नाइट थे। तो साउथ इंडिया कैंपेन भोसले जब कर रहे थे रघुजी, नागपुर के रघुजी के नेतृत्व के अंदर, तो उनके जो कमांडर है भास्कर पंत, उन्होंने कल्चुरी रूलर रघुनाथ सिंह ऑफ रतनपुर के किले पे अटैक किया। अमर सिंह जो थे हयावंशी रूलर ऑफ द रायपुर ब्रांच ऑफ कल्चुरी, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था, अगर आपको याद हो कि हयावंशी प्रांत जो है वो दो हिस्सों में टूटा हुआ था, एक रायपुर में था, दूसरा रतनपुर में था। तो अमर सिंह जो रायपुर में थे उन्होंने किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं किया, रघुनाथ सिंह को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिया। ब्रिटिशर्स यही बात कहते हैं कि अगर ये दोनों लोग और सांबलपुर एक साथ हो जाते, रायपुर, रतनपुर और सांबलपुर ये एक साथ होते, तो शायद मराठास कभी भी उस एरिया को टेक ओवर नहीं कर पाते। लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, राइट। उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था हयावंशी ऑफ रतनपुर से, और जोड़ लिया था खुद से भोसले किंगडम के अंदर आ चुके थे। तो अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, राइट, भास्कर पंत और रघुजी वन, ये नाम आपको याद रखने हैं। ईयर याद रखना है 1741। कौन सी डायनेस्टी है? हयावंशी डायनेस्टी है। कल्चुरी रूलर्स के ये वंशज हैं। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपने ये फैक्ट जो है याद कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपको बेसिकली द रेमनेंट्स ऑफ द फोर्ट्स, उस टाइम के जो किले बचे हुए हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है, राइट। आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ ठीक है, द फोर्ट्स वर नॉट दैट बिग, मैसिव फोर्ट्स नहीं थे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी नहीं थे, इसीलिए इतना आसान हो गया इनको करना, टेक ओवर करना। जैसे आप कभी मगध की कहानी पढ़े, जब मगध महाजनपद के बारे में, जब आप महाजनपदों की 16 महाजनपदों की कहानी पढ़ते हैं, है ना, उस टाइम पे आप देखिएगा पाटलिपुत्र कैपिटल थी, उसको शिफ्ट किया गया था किन कारणों की वजह से। तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है, किसी भी जगह का। कभी कभी जैसे पूछा जाता है कि सारी लड़ाइयां ये पानीपत में क्यों होती हैं, है ना, ये बैटल ऑफ पानीपत, इतने सारे बैटल्स पानीपत में क्यों हुए, ये कुरुक्षेत्र में बैटल क्यों हुआ, हरियाणा वाली जगह पे इतने बड़े बड़े लड़ाइयां क्यों हुई? क्योंकि एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज था उस जगह का, प्लेन था, बहुत बड़ा मैदान था, खाली इलाका था, लोग इन्वेडर करते थे, तो दिल्ली से थोड़ा दूर भी था, तो डायरेक्टली कोई दिल्ली में मेरे किले के बाहर ही आके अटैक करे तो मैं उसको पहले ही मिल लूँ थोड़ा जाके, तो दिल्ली से सेना निकल जाती थी, सूचना मिलने पे पहले ही चली जाती थी, वो लोग मिलते थे उस जगह पे आके। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए यही एस्पेक्ट है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चाहे स्टेट लेवल की करते हो, चाहे यूनियन लेवल की करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, उनको ये सारी चीजों का आइडिया रहता है ना, क्योंकि ये सवाल आते हैं, इंटरव्यूज में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आमतौर पे ऐसे टीचर्स भी बताते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है, बेसिकली किताबों में लिखा हुआ है, तो वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन एक जुडिशरी एस्पिरेंट के साथ दिक्कत क्या है, लॉ का सिलेबस ही उससे कवर नहीं हो पाता, तो वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक एंथुजियास्टिक वे में भी नहीं पढ़ पाता कि भाई जस्ट टू परस्यू हॉबी, उससे हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाएगी। वो हर दिन एक मौत मरता है जब जब उससे बोला जाता है कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ो, वो कहता है भाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनके अंदर ये थॉट प्रोसेस लॉ का डेवलप होता है, लेकिन हिस्ट्री का नहीं डेवलप हो पाता है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें मैं आपको बता के कहीं ना कहीं आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप करने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है। खैर कोई बात नहीं, आगे आएंगे। इनडायरेक्ट रूल है यहाँ पे 1741 से 1758। तो पूरा रूल देखिए, आपको बेसिकली याद रखना है 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के। 1854 में मुंबई में पहली बार क्या चली थी, वो मुंबई टू थाने रेलवे चली थी, ठीक है, 1854। 3 साल के बाद 1857 की क्रांति हो गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि भाई 1740 से लेके
1857 के बीच में मराठा का रूल चला है। जो पहला इनडायरेक्ट रूल है वो 1741 से 1758, यानी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इनडायरेक्टली रूल किया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए डायरेक्टली रूल किया गया है। डायरेक्ट रूल 1758 से 1787 तक ये रूल आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 1787। और मराठास का टोटल कंट्रोल जो है वो 1854 तक इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रघुजी वन एक इंपीरियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे भोंसले एम्पायर के। उनके मौत के बाद, उनके देहांत के बाद, उनके गुजर जाने के बाद नागपुर एम्पायर को 4 हिस्सों में तोड़ा गया। उनके जो सबसे यंगेस्ट बेटे थे बिंबाजी, उनको छत्तीसगढ़ के रीजन का कंट्रोल मिलता है। 1757 में बिंबाजी खुद को रतनपुर के राजा की तरह घोषित कर देते हैं। 1757 में जैसे ही 1757 में बिंबाजी खुद को राजा घोषित कर देते हैं, रतनपुर का इलाका बिंबाजी के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाता है। 1758 में वो सभी ऑपोजिशन को हटा के रतनपुर को मराठास की फर्स्ट कैपिटल छत्तीसगढ़ में घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मराठास इन द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़? यू विल आंसर रतनपुर। कोई बोलेगा कि हु इज द फाउंडर, हु इज द मराठा रूलर, हु इज द फाउंडर ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप मार्क करेंगे बिंबाजी। फिर रघुनाथ सिंह को किसने सरेंडर करवाया था? तो आप बोलेंगे रघुजी वन ने कराया था। ठीक है, उनके कमांडर का जो नाम था वो था भास्कर पंत, ये आपको याद रखना है। फॉलोड बाय दिस एक छत्तीसगढ़ का जो सिस्टम उन्होंने स्टैब्लिश किया उसको परगना सिस्टम बोला गया। परगना सिस्टम, ये 24 परगना जो है ये उस रीजन में चलता था, उड़ीसा बंगाल में भी। आज तो आपने 24 परगना वाला इलाका तो आज भी बंगाल में है। ठीक है, परगना वॉज बेसिकली सॉर्ट ऑफ सिस्टम जिसको रेवेन्यू असेसमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स में बांटा जाता था। बिंबाजी भोसले ने ये चीज स्टार्ट करी थी। ये एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था जिसको स्टैब्लिश विठल राव दिनकर साहब ने करा था। परगना सिस्टम कौन लेके आया है? विठल राव दिनकर। परगना सिस्टम कौन लेके आया है? विठल राव दिनकर। ये फैक्ट पूछा गया है। ठीक है, ये फैक्ट एमसीक्यू की तरह आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको रट लेंगे। परगना सिस्टम छत्तीसगढ़ में कौन लेके आया? बिंबाजी, द फाउंडर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मराठा फाउंडर ऑफ छत्तीसगढ़। और ये सिस्टम बनाया किसने था मराठास के अंदर? विठल राव दिनकर ने। इन द रीजन इट वाज डिवाइडेड इन, छत्तीसगढ़ को कितने एरिया में तोड़ा गया? पूरे रतनपुर और रायपुर मिला के 27 परगनास में तोड़ा गया। एंड व्हाट वाज दिस? दिस वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम कि एक परगना की जो टोटल टैक्स है, अमाउंट कितना पे किया जाएगा, वो डिसाइड करते थे ऐसे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो गढ़ सिस्टम था उसको रिमूव किस सिस्टम से किया गया? परगना सिस्टम से किया गया। ये आपको याद रखना है। बिंबाजी ने जुडिशियल फंक्शंस भी स्टार्ट किए। बिंबाजी वो शासक थे जिन्होंने खुद को जज की भूमिका भी दी, जुडिशियल फंक्शन भी स्टार्ट किए और सोने की पत्तियां देते थे विजयदशमी फेस्टिवल में। आज भी ये प्रचलन वहां पे विजयदशमी के दिन देखा जाता है। तो विजयदशमी के दिन गोल्डन लीफ देने की जो प्रथा है बिंबाजी ने स्टैब्लिश करी थी और उन्होंने अपनी कोर्ट को कहां स्टैब्लिश किया? रतनपुर में स्टैब्लिश किया। टैक्स का क्या नाम था? परगनास से जो कलेक्ट होने वाले टैक्स थे उनको टकोली कहा जाता था, टकोली। तो यहां पे भी जमींदारी सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि जमींदारी सिस्टम नहीं था, जमींदारी सिस्टम था। तो बिंबाजी के दौरान जो जमींदारों को टैक्स देना रहता था उसको टकोली कहते थे। तो ये जो रेड में हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख रहे हैं बहुत सिस्टमैटिकली हाईलाइट किया है और बहुत सिस्टमैटिकली फैक्ट्स को अरेंज किया है सो दैट आपको पॉलिटिकल सेटअप समझ में आ जाए, आपको बाउंड्री समझ में आ जाए, आपको रूलर समझ में आ जाए, आपको टाइमलाइन समझ में आ जाए, आपको अथॉरिटी समझ में आ जाए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन समझ में आ जाए और आपको रेवेन्यू सिस्टम समझ में आ जाए, ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ योर जुडिशरी प्रीलिम्स। ओके, टू जमींदारीज राजनंदगांव की और खुज्जी की डायनेस्टी जो है वो भी बिंबाजी ने स्टार्ट करी थी और रतनपुर और रायपुर का इंटीग्रेशन भी बिंबाजी ने कराया था। तो रतनपुर और रायपुर आपको पता है वंशी डायनेस्टी के दो पार्ट से उनको इंटीग्रेट करा दिया मराठास के अंदर और दो नई जमींदारी ग्रांट करी किस इलाके को? राजनंदगांव को और खुज्जी को। तो राजनंदगांव वो गांव है जिसको मराठास ने रूल किया और राजनंदगांव छत्तीसगढ़ का हिस्सा या मध्य प्रदेश का हिस्सा नागपुर के भोसले परिवार की वजह से ही बना। यह भी आप याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम भी राजनंदगांव है। ठीक है, तो राजनंद और खुज्जी की जमींदारी जो है ये मराठास ने स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको रतनपुर के किले के बारे में बताया जिसको डिमोलिश किया गया था। ठीक है, और अब आगे बढ़ेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि
एक बिंबा जी की, राइट, ये फोल्डेड हैंड्स वाली मूर्ति है जो कि एक मंदिर के अंदर है, बड़ा फेमस टेंपल है वहां का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये स्टैब्लिश की गई मूर्ति है। खैर आगे बढ़ते हैं। जमींदारी ने, जो वहां के जमींदार थे, तो आपको पता है जमींदारी सिस्टम ऑलरेडी था, परगना सिस्टम बता दिया उन्होंने, 27 परगना डिवाइड करते, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जमींदार थे, अब जमींदारीज वर बेसिकली स्टैब्लिश, वो मुगलों के साथ रिलेशन था उनका, ठीक है, मुगलों के साथ रिलेशन था। इन्हीं जमींदार्स को अल्योरमेंट दे रही थी ब्रिटिशर्स भी। तो कुछ जमींदारी थी जिन्होंने मराठास को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। देयर वर सर्टेन जमींदार्स हु सेड नो नो नो, नो रेवेन्यू विल बी गिवन टू मराठास, टकोली हम पे नहीं करेंगे। उसमें से दामदा, खैरागढ़, कांकड़ और कोरबा, ये 4 जमींदारीज हैं जिन्होंने बिंबा जी का समर्थन नहीं किया, ठीक है, दामदा, खैरागढ़, कंकड़ और कोरबा। तो कोरबा की जमींदारी ने बिंबा जी के खिलाफ रिवोल्ट भी कर दिया, और जमींदारी जो है फिर मराठास ने अपना माइट दिखाया और जमींदारी कॉन्फिस्केट कर ली गई, यानी कोरबा को भी मराठा सुप्रीमेसी के अंदर ले आया गया। एक ट्रीटी ऑफ कोटपाड़, इसका कहीं डिटेल्ड ऑफिशियल अकाउंट नहीं मिला मुझे। ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ पढ़ने के लिए मुझे वो ब्रिटिश ऑफिसर के पूरी किताब का कम से कम 15-20 पन्ना टटोलना पड़ गया, तब जाके ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ का कहीं ना कहीं मुझे एक ऑफिशियल यू कैन से इंटरनेट पे सोर्स मिला कि ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ जो है, जैसा मैंने आपको जयपुर बताया था, वो वाला जयपुर नहीं है, ये विशाखापट्टनम के साइड वाला जयपुर है। उसको ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ के अंदर जयपुर, ककाटिया किंगडम ऑफ बस्तर और बिंबाजी भोसले के बीच में एक संधि हुई, जिसमें बस्तर का जो प्रांत है, किंगडम है, उसको भी रतनपुर रायपुर के साथ मिला के मराठास के अंदर जोड़ा गया। कोटपाड़ की ट्रीटी याद रखेंगे। तो कोटपाड़ की ट्रीटी जो संधि है ये कब हुई, राइट, दैट वाज डन इन 1778। 1741 में रघुजी वन आए हैं, 1778 में ये आपके बिंबा जी साहब जो रघुजी वन के बेटे हैं, उन्होंने, आप देख सकते हैं, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है रतनपुर किंगडम को, ठीक है। तो रतनपुर के अंदर बस्तर आ गया ट्रीटी ऑफ कोटपाड़ के अंदर, जयपुर आ गया कोटपाड़ के अंदर, राइट, और अमर सिंह का हैवंसी डायनेस्टी जो है वो भी आ चुकी है, राइट। बस्तर ने फाइनली डिसाइड किया कि हम टैक्स पे करेंगे, टकोली टैक्स हम पे करेंगे। 6 अप्रैल 1778 ट्रीटी ऑफ कोटपाड़। Origin of the treaty is related to famous हलवा protest under the guidance of अजमेर सिंह in the बस्तर region। अब ये हलवा प्रोटेस्ट को हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम उन प्रोटेस्ट को देखेंगे जो टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट लगा रही थी। तो हलवा प्रोटेस्ट भी ऐसा ही था, ठीक है। तो हलवा प्रोटेस्ट वाज रिलेटेड टू अजमेर सिंह ऑफ द बस्तर रीजन। बिंबा जी की मृत्यु के बाद, बिंबा जी के गुजर जाने के बाद, उनकी एक्चुअली 3 बीवियां थी। बिंबा जी की 3 बीवियां, ऐसे बोलना सही नहीं रहता, बिंबा जी की 3 रानियां थी, ठीक है। बिंबा जी साहब की 3 रानियां थी। उनकी जो पहली रानी थी उमाबाई, उन्होंने सती कमिट कर लिया 1787 में, राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सती चौरा वाज कंस्ट्रक्टेड इन रतनपुर, आज भी मौजूद है, ठीक है, सती चौरा। पहली जो रानी उमाबाई, उनकी जो दूसरी रानी थी रामाबाई, वो जंगलों में चली गई और खुद जंगलों में चली गई थी ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। तो उमाबाई, ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ के पीएससी के पेपर में, ठीक है, इनमें से किस रानी ने सती किया था, सती चौरा किनके नाम पे है, तो उमाबाई के नाम पे। उनकी जो दूसरी रानी थी उनका नाम था रामाबाई, तो रामाबाई ने सब त्याग दिया था। इनकी जो तीसरी रानी थी आनंदीबाई, आनंदीबाई ने 1787 से 1801 में रतनपुरा को संभालने की कोशिश करी, और इस टाइम पे उनको महिपत राव दिनकर नाम का सूबेदार जो था उससे बड़ा चैलेंज मिला। सूबेदार था, सूबा सिस्टम आ चुका था यहाँ पे। सूबा बेसिकली एक कई गांवों के समूहों को मिला के एक सूबा बनाया जाता था। उस सूबा का एक यू कैन से लुकआउट करने वाला व्यक्ति होता था, उसको सूबेदार कहते थे, ठीक है। बाद में ये सूबेदार जो हैं, सारे सूबेदार जोड़ लिए गए थे किसके अंदर, ब्रिटिश पुलिस के अंदर, ब्रिटिश पुलिस के अंदर सूबेदार जोड़े गए। और फिर बाद में ये सूबेदार जो हैं, आज की डेट में जो सूबेदार थे, आज की डेट में आप इनको पुलिस कांस्टेबलरी फोर्स के नाम से भी जानते हैं, हवलदार में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। दे वर बेसिकली लुकिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, बट दे वर नॉट द डायरेक्ट रूलर्स, ओके। तो सूबेदार, तो आनंदीबाई ने बिंबा जी की जो फोल्डेड हैंड की स्टैचू है, राम टेकड़ी मंदिर रतनपुर, राम टेकड़ी मंदिर
रतनपुर के अंदर ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं बिंबा जी की फोल्डेड हैंड्स की, ये इनकी तीसरी रानी ने ये मूर्ति का स्थापना करवाई थी, बनवाया था, आनंदीबाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिंबा जी की जो फोल्डेड हैंड्स की मूर्ति मौजूद है राम टेकड़ी मंदिर के अंदर, वो किसने बनवाई थी? तो उनकी तीसरी रानी आनंदीबाई ने बनवाई थी। आनंदीबाई वॉज बेसिकली फीमेल रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट इज रतनपुर, फॉर अ पीरियड ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड फ्रॉम 1787 टिल 1801। ठीक है, फिर चिमानाही भोसले आए 1787 से 1788 तक, ज्यादा देर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद व्यांकोजी भोसले आए जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला 1788 से 1811 तक। छत्तीसगढ़ व्यांकोजी के अंदर जागीर ऑफ व्यांकोजी बोला जाता था, एंड ही रिसीव्ड द टाइटल धुरंधर। ठीक है, तो आनंदीबाई के बाद चिमानाही भोसले साहब के बाद व्यांकोजी भोसले आए। व्यांकोजी भोसले को धुरंधर का टाइटल दिया गया है। एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखेंगे इस चीज को। अब ये चीज करने के बाद ये फैक्ट्स है, देखो ऑल फैक्ट्स, ओके, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट, गो थ्रू द लेक्चर 1 or 2 times in 2x speed, kindly write this down as one liners so that you are able to revise it, okay। followed by this व्यांको जी ने डिसाइड किया कि अब वो रतनपुर कैपिटल जो है वहां से नहीं करेंगे, ही वॉन्ट गो टू रतनपुर। तो उन्होंने बोला मैं नागपुर से ही सुशासन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, उस टाइम पे जो भोसले के किंगडम का जो बेसिकली झंडा था, नागपुर के राजा का जो झंडा था, वो आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज विथ ब्रिटिशर्स के साथ बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये वो फोटोग्राफ है, सोर्सेज विकिपीडिया। अब देखिए व्यांको जी ने, अभी आपने क्या देखा था, टैक्सेशन सिस्टम किसके अंदर होता था, टकोली टैक्स पे करते थे, और कौन सा सिस्टम, परगना सिस्टम विठल राव दिनकर साहब ने इंट्रोड्यूस करा। व्यांको जी ने क्या करा, व्यांको जी भोसले ने सूबेदारी सिस्टम स्टार्ट करा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना सूबेदार, तो सूबेदारी सिस्टम स्टार्ट करा। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, सूबास थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी छत्तीसगढ़ की। 1787 में सूबा एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया व्यांको जी ने। क्वेश्चन पूछेगा, जहां से छत्तीसगढ़ को अब एक नागपुर का सूबा कंसीडर किया जाने लगा, एक प्रोविंस कंसीडर किया जाने लगा, और इस सूबा की जो कैपिटल थी वो वही कैपिटल थी जहां राजा था रतनपुर, ठीक है, जहां पे इनका गढ़ था रतनपुर। आफ्टर दिस महिपत राव दिनकर, वो पहले सूबेदार थे छत्तीसगढ़ के, लेकिन इनके पावर के टाइम के महिपत राव दिनकर जब फर्स्ट सूबेदार जो बने ऑफ छत्तीसगढ़, बट एट टाइम द पावर ऑफ गवर्नेंस वाज इन द हैंड्स ऑफ बिंबाजीज विडो आनंदीबाई, महिपत राव दिनकर, ठीक है। अब व्यांको जी वो हैं जो वहां बैठे हैं, नागपुर में बैठे हैं, और आपको पता चलेगा उसी कुछ साल पहले ही देहांत हुआ है बिंबा जी का। तो बिंबा जी की जो रानी है आनंदीबाई, वो शासन कर रही हैं रतनपुरा का, लेकिन व्यांको जी को ये मंजूर नहीं है। तो व्यांको जी ने एक पैरेलल सिस्टम बनाया, सूबेदार सिस्टम, और महिपत राव दिनकर को सूबेदार बना दिया। अब महिपत राव दिनकर सूबा सिस्टम चले कि रानी की हुकूमत चले, ये बैटल इंटरनल बैटल है जो नागपुर के भोसले परिवार के अंदर आया, ठीक है। तो सूबेदार started staying in the region as representatives of the Bhosle Rajas. It was during the reign of Vyanko ji that Ramchandra Bagh established his authority over Sambalpur. In the reign of Mahipal Dev, Ramchandra Bagh attacked Bastar region in 1809. तो रामचंद्र बाग जी व्यांको जी के अंदर बस्तर पे अटैक करते हैं। 1816 से 1818 तक अप्पा जी साहेब भोसले वर सखराम हरी, सीताराम तांतिया एंड यादवराव दिनकर। अप्पा जी was made the viceroy of छत्तीसगढ़ after the death of व्यांको जी भोसले। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में व्यांको जी के बाद अप्पा जी आते हैं, और फिर अप्पा जी ने 1816 में ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस किया था और पुरुषा जी को मारा था एट द बिहेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, एंड अप्पा जी was basically considered to be greedy and selfish. He demanded excessive money from the सूबेदार्स of छत्तीसगढ़ and the सूबेदार was dismissed for his inability to give money, ठीक है, सूबेदार को डिसमिस कर दिया गया था उसकी जगह से। फॉलोड बाय दिस द बैटल ऑफ सीता बुल्दी वाज फॉट इन 1817 बिटवीन इंग्लिश आर्मी एंड अप्पा जी साहेब्स आर्मी, इन विच अप्पा जी वाज डिफीटेड। तो सब्सिडरी अलायंस कर लिया था अंग्रेजों के साथ 1816 में, बैटल ऑफ सीता बुल्दी जो है 1817 में फाइट किया इंग्लिश आर्मी के साथ, अप्पा जी साहेब की आर्मी जो है हार गई। अब आखिरी में 5 मिनट के अंदर अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपने ट्रीटी ऑफ कोर्ट पाड़ से लेके बैटल ऑफ
सीता बुल्दी वाला टाइम पीरियड जो है कवर किया। डोंट वरी, एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं हो सकता, मॉडर्न हिस्ट्री है, थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में, थोड़ी स्टोरीज भी हम सुनेंगे। तो व्यांको जी से अप्पा जी की जो बीच की कहानियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। पर इस लेक्चर से हमने क्या सीखा, चलिए फटाफट हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं अगले 5 मिनट में। तैयार रहिएगा, अपने अपने आंसर चूज करिएगा। पहला सवाल है, महाराष्ट्र ने कब छत्तीसगढ़ पर अटैक किया? ऑप्शन 1723, 1741, 1793, 93, ठीक है, 1801, 1801। तो आंसर इज 1741. Very good. Next question. Marathas took control over which of the following areas for the first time during the attack on छत्तीसगढ़? मराठास ने किस रीजन पे सबसे पहले कंट्रोल स्थापित किया? रायपुर, रायगढ़, रतनपुर या कोरबा? तो आपको पता है कि कोरबा एक जमींदारी थी जिसने सपोर्ट नहीं किया था, तो आंसर इज रतनपुर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच किंग ऑफ रतनपुर, किस राजा के शासन के दौरान मराठा जनरल भास्कर पंत ने अटैक किया? तो मराठा जनरल भास्कर पंत जो है वो किनके अंडर थे? रत्नराज, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव वन या अमर सिंह? ठीक है, रतनपुर के कौन से राजा थे जिसमें भास्कर पंत ने अटैक किया? तो आंसर इज रघुनाथ सिंह। ये मैं आपको बता चुका हूं, दुखी थे, 60 साल के थे, राइट। इनडायरेक्ट रूल ऑफ मराठास वाज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स? 1741 से 1753, 1752 से 65, 1741 से 58 या 1752 से 59? अब ए और सी के बीच में आप क्या चूज करेंगे? द आंसर इज सी, 58 तक। ठीक है। Who among the following was the first मराठा रूलर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट? पहला मराठा रूलर छत्तीसगढ़ स्टेट का कौन था? बिंबाजी, व्यांको जी, पुरुषा या अप्पा जी साहेब? अब इसमें सबसे पहले कौन आया था? बिंबाजी। तो आंसर क्या होगा? बिंबाजी। ठीक है, रघु जी 1 इज द करेक्ट आंसर जिन्होंने अटैक किया, बट बिंबाजी वाज द फर्स्ट रूलर। वेयर डिड मराठा स्टैब्लिश देयर कैपिटल इन छत्तीसगढ़? मराठास ने अपनी कैपिटल कहां स्टैब्लिश करी? ए रायपुर, बी रतनपुर, सी खैरागढ़ या डी रायगढ़? आंसर इज रतनपुर। तो ये जो बेसिक फैक्ट्स है, आई गेस 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दैट वी हैड कवर्ड, राइट, दीज आर एज ऑफ नाउ सफिशिएंट फॉर यू टू फिगर आउट कि हाँ भाई ये चैप्टर हमको समझ में आ गया है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और इंपॉर्टेंट आउटकम्स को लिख लीजिए, बार बार दोहराइए। नेक्स्ट लेक्चर में, अब इसके बाद मैंने बताया ना, व्यांको जी और अप्पा जी के बीच की कहानी से स्टैब्लिश करते हुए, सब्सिडी अलायंस थोड़ा सा आपको बताते हुए, अंग्रेज कैसे छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं और ब्रिटिश पॉलिसीज क्या होती है, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में, अगले भाग में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आज के सेशन से आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सेशंस था मेरे लिए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में। छत्तीसगढ़ के पूरे जीके में सबसे चैलेंजिंग मुझे ये हिस्ट्री पढ़ाना लगा। अगर आपने इस कंटेंट को इस मोमेंट तक देखा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देखा है, तो मेरी आपसे ये आग्रह है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, डू टेल मी हाउ डिड यू फाइंड द सेशन and do let me know if you are waiting for the next lecture. Thank you so much. With this thought, let me sign off from this session. All the very best. Keep hustling hard. See you guys in the next lecture.